थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार है जो प्लेटो ने लिखा है। ये प्लेटो एक ग्रीक फिलोसफर थे, विद्वान थे, ग्रीक फिलोसफर। ये आप एथिक्स और एस्से के पेपर में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। प्लेटो ने कहा था, गुड पीपल डू नॉट नीड लॉज टू टेल देम टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली वाइल बैड पीपल विल फाइंड ए वे अराउंड द लॉज। जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए कानून की या नियम की, कोई रूल्स रेगुलेशन लॉज की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। लेकिन जो बैड पीपल होते हैं वो भाई साहब लॉ के अराउंड भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, लूप होल्स, अगर उन्हें कुछ भी गलत करना है। तो बैड पीपल के लिए तो लॉज कुछ भी मायने नहीं रखते, लेकिन गुड पीपल के लिए लॉज की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप एथिक्स और एसए के पेपर में कहीं पे यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है कितनी, 22 जुलाई, 22 जुलाई 2021, और ये सब टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना, स्पीडी ट्रायल ए फंडामेंटल राइट। देखो सुप्रीम कोर्ट पहले अपने 3 वर्डिक्ट में, 3 केसेस में ये बोल चुकी है कि जो स्पीडी ट्रायल है ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। स्पीडी ट्रायल का मतलब क्या होता है? देखो स्पीडी ट्रायल का मतलब है कि जैसे आपका केस कोर्ट में चल रहा है तो आपको जल्दी से जस्टिस मिले, आपका केस जल्दी से ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपका केस 2 3 4 5 10 साल तक चल रहा है। बहुत सारे केस तो हमारे कंट्रीज़ में ऐसे चल रहे हैं कि लोग मर चुके हैं, मरने के बाद तक भी वो केस सॉल्व नहीं हुए और वो फाइल दबा दी जाती हैं। तो ये स्पीडी ट्रायल का जो फंडामेंटल राइट का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है स्पीडी ट्रायल का, ये अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली कहा है कि स्पीडी ट्रायल है जो एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और आप सब जानते हो फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 में दिए हुए हैं। पार्ट 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में, तो आप पार्ट 22 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके पार्ट 3 है जो, उसमें दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। यानी कि जब आपके मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि डायरेक्टली आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्टली। क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट के अलावा कोई वैसा कोई भी केस है तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो केस। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है। और एक डिवीजन ऑफ बेंच बैठी थी जस्टिस एस सिंधे की और एन जामदार की, मतलब ये जजेस का नाम है जो बैठे थे, जिन्होंने बोला है कि ये फंडामेंटल राइट है। ये इसलिए बोला कि जो भीमा कोरेगाम कास्ट वायलेंस हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था भाई साहब, ये हिंसा हुई थी भीमा कोरेगाम को लेके। भीमा कोरेगाम एक गांव है, विलेज एरिया है, एक प्लेस है महाराष्ट्र में। ये हिस्टोरिकली इसकी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है मैंने, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ये भीमा कोरेगाम बैटल हुई थी, एक लड़ाई हुई थी लगभग 1818 में। उसमें क्या था कि ब्रिटिश और मराठा, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जब हम गुलाम थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और मराठा के बीच में ये लड़ाई हुई थी। जो ब्रिटिश की आर्मी थी, जो इसके सोल्जर थे, सैनिक थे, उनमें क्या था कि जिन्हें लोअर कास्ट के लोग माना जाता था वो इसमें सोल्जर थे, सैनिक थे। और मराठा कौन थे आप सबको पता है, अपर कास्ट। तो इस लड़ाई में लोअर कास्ट की जीत हुई थी, ब्रिटिश की जीत हुई थी, क्योंकि सैनिक कौन लड़ रहे थे ब्रिटिश की तरफ से, लोअर कास्ट के लोग। तो एक तरह से ये लोअर कास्ट के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ज़्यादा आपको जानना है भीमा कोरेगाम बैटल क्या है तो उस लेक्चर को देखना आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, अगर देख लिया तो अच्छी बात है, उसे रिवाइज करना आप, या तो लेक्चर देख के आपने नोट्स बनाए जो उसमें। तो ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने बोला है इन जजेस ने कि भाई साहब जो ये वायलेंस हुई थी, देखो ये लड़ाई तो हुई थी 1818 में, लेकिन उसको लेके कुछ हिंसाएं चलती रहती हैं, रिवॉर्ड्स होते रहते हैं भीमा कोरेगाम को, तो वो आपको उस लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो भीमा कोरेगाम के जो वायलेंस हुई थी इसको लेके कुछ गिरफ्तार कर लिए थे कुछ लोगों को। तो यही बोला है जजेस ने कि उनको जल्दी से आप छोड़िए, स्पीडी ट्रायल दीजिए, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है, उनका केस जल्दी से निपटाइए। अब हमारे देश में कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर है पेंडेंसी ऑफ द केसेस, मतलब इतने केसेस हमारे देश में पेंडिंग पड़े रहते हैं कोर्ट्स में, तो उनका कारण क्या है, रीजन क्या है? उनका रीजन ये है भाई साहब, ये यूपीएससी के मेंस में आप लिख सकते हो। पहला रीजन तो है कि डिले इन डिपोजिशन ऑफ केसेस बिकॉज ऑफ ह्यूज पेंडेंसी। एक तो इस वजह से डिले होता है, डिले का मतलब देरी लगती है केसेस को सुलझाने में, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इतने कोर्ट भी नहीं है
और कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लाखों की तादाद में केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और एक डिले इसलिए होता है क्योंकि लॉयर और एडवोकेट्स की वजह से, मतलब वकील की वजह से, वकील कम है भाई साहब, केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, अपराध दिन पे दिन इतने हो रहे हैं, क्राइम, और लॉयर उनको रिप्रेजेंट करें कोर्ट में, वो लॉयर बहुत कम है, उनकी संख्या जो है। नेक्स्ट क्या है कारण? इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कोर्ट की बिल्डिंग होनी चाहिए, जैसी फिजिकल फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है कि ताकि केसेस को डिस्पोज किया जा सके, इतने कोर्ट ही नहीं है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब है कि एक तरह से तारीख पे तारीख दी जाती है माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिलता, वो वाला चक्कर है कि तारीख दे दी जाती है, डिले होता है बहुत ज़्यादा तारीख की वजह से। वैकेशन ऑफ कोर्ट, आप सबको पता है कि साल में जैसे स्कूल और कॉलेज की छुट्टी होती है गर्मियों सर्दियों की, ऐसे कोर्ट की भी छुट्टी होती है भाई साहब, 2-3 महीने 3-4 महीने की साल में, तो इसकी वजह से भी डिले है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जैसे पुलिस है, वो भी डिले करती हैं इन्वेस्टिगेशन करने में, मतलब पुलिस भी देरी लगाती है जांच करने में, कभी तो किसी केस को 10-10 साल लग जाते हैं पुलिस को जांच करने में ही, लेकिन कुछ फैसला नहीं निकल के आता है। तो ये सारे डिले होने के कारण है जिसकी वजह से देरी लगती है केस को सुलझाने में। अब कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो इस डिले को बचाने के लिए, डिले को प्रिवेंट करने के लिए लिए जा सकते हैं, कुछ कदम उठाए जा सकते हैं कि केसेस को जल्दी कैसे हैंडल किया जाए। पहला है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कोर्ट्स, जो कोर्ट्स हैं अदालत हैं उनका इफेक्टिव तरीके से प्रबंधन करो, मैनेजमेंट करो। नेक्स्ट है कि जजेस को प्रॉपर ट्रेनिंग दो, वोकेशन दो, कि ताकि वो रेगुलर तरीके से इम्प्रोवाइज करें, ड्राफ्टिंग में, हियरिंग में, राइटिंग स्किल्स में, उनके पास ऐसी स्किल्स हो कि जजमेंट दे वो फास्ट तरीके से और करेक्ट तरीके से। रेशो ऑफ जजेस टू पॉपुलेशन, कि जो अभी हमारे यहाँ पे देश में जो रेशो है कि एक, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन में कितने जजेस होने चाहिए वो बहुत कम है, तो जजेस की संख्या कम है, इसको बढ़ाओ, इंक्रीज करो, ताकि जो केसेज हैं उनको फास्ट तरीके से डिस्पोजल करने में सहायता मिले अगर ज़्यादा जजेस होंगे तो। नेक्स्ट है केसेज मस्ट बी असाइंड अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइज एरिया, जो जज जिस में स्पेशलाइज है, जैसे मान लो कोई जज डिवोर्स में स्पेशलाइज है तो डिवोर्स के केस उसके पास जाएं, कोई मान लो मर्डर के केस में स्पेशलाइज है तो मर्डर के केस उस जज के पास जाएं, तो जल्दी से, ताकि क्योंकि वो एक्सपर्ट है उसमें, उस ऐसे केसों को जल्दी से सुलझा सके, समझ गए। नेक्स्ट है अर्बिट्रेशन। अर्बिट्रेशन का मतलब ये है जैसे जो स्मॉल और पैटी केसेज होती हैं, पैटी का मतलब ये खाने वाली पैटी नहीं है, जो पैटीज होती है ये है भाई साहब छोटे छोटे जो केस होते हैं ना, जैसे मान लो थप्पड़ मार दिया किसी को, केस चल रहा है, या किसी ने कोई गाली दे दी, डिफेमेशन का केस चल रहा है, या कुछ ऐसा जो छोटे मोटे केसेस होते हैं, इनको क्या है अर्बिट्रेशन इनके लिए कंपलसरी बना देनी चाहिए, मतलब अनिवार्य, मैंडेटरी। अर्बिट्रेशन का मतलब है कि कोर्ट से बाहर ही सुलझाएं, दो पार्टियां हैं बाहर बैठे, कोई भी मान लो अर्बिट्रेटर कोई भी हो, मीडिएटर, वो बाहर सुलझाएं, मान लो जजेज हों या कोई एडवोकेट हो, वो सुलझाएं बाहर ही कोर्ट से, तो इनमें क्या है डिले नहीं होगा। नेक्स्ट जो न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत को ऑथराइज करना चाहिए कि जो स्मॉल और पेटी केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस, उनको जल्दी से समझाएं, मतलब सुलझाएं। नेक्स्ट ये हो सकता है जो प्रोसीजर ऑफ अर्जनमेंट है इसको मॉडिफाइड करें, जो तारीख पे तारीख दी जाती है ना, ये कभी कभी क्या होता है जो वकील होते हैं वो एप्लीकेशन डाल देते हैं फिल्मसी ग्राउंड्स पे, ग्राउंड्स का मतलब आधार, फिल्मसी का मतलब एक तरह से झूठे आधार पे, कि मुझे भाई साहब जजेस से बोलते हैं वकील कि मुझे आज टाइम है, मुझे कहीं पे जाना है, इतना इंपॉर्टेंट काम है, ये वो है, कहीं तारीख है दूसरे केसेस पे, और अगली तारीख ले लेते हैं, डेट मांग लेते हैं जजेस से, तो जजेस दे देते हैं। तो जो फिल्मसी ग्राउंड पे ये तारीख मांगते हैं ना, ये एडजमेंट जो होता है, तो ये भाई साहब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को यूज करें, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि ऑनलाइन केसेस फाइल किए जाएं, ऑनलाइन सुने जाएं केसेस, जजेस बैठ के सुन सके, तो ये भी यूज हो सकता है जिसकी वजह से डिले हो सक, मतलब जो डिले होते हैं वो केस को जल्दी से सुलझाया जा सके, सॉल्व किया जा सके। और क्या हो सकता है इनके अलावा? और हो सकता है जो लोक अदालत होती हैं स्मॉल लेवल पे, लोक अदालत, उनको ज़्यादा एनकरेज किया जाए कि वो लोक अदालत केसेस को जल्दी से सुलझाएं। और जो ग्राम न्यायालय हैं, जैसे लोग ये जो है ना न्याय पंचायत, ऐसे ग्राम न्यायालय, ये ग्राम न्यायालय को भी न्याय पंचायत बोल सकते हैं, तो इनको भी प्रमोट इनक्रेज किया जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा केस जो लोकल लेवल पे होते हैं कि वहीं पे सुलझा दिए जाएं, वो आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में ना जाएं। तो ये कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अर्बन जॉबलेसनेस रेट। अभी एक रिपोर्ट आई है, सर्वे आई है, एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे,
ये किस पे है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में, कि कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है और कितने बेरोजगार हैं, इसकी सर्वे होती है। ये एनुअल सर्वे है, हर साल होती है। कौन करता है, एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मंत्रालय के अंदर काम करता है ये ऑफिस। ये ऑफिस इस सर्वे को करता है एनुअल। तो ये ऑफिस आपको याद रखना, ये सर्वे याद रखनी है, और कब होती है, एनुअल होती है, साल में एक बार, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और किस लिए होती है, रोजगार कितने हैं और बेरोजगार कितने हैं लोग, इसको देखता है। इसमें यह कहा है, एनुअल जो सर्वे हुई है, कि इसमें जो पर्सन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो फॉर द पर्सन ऑफ 15 ईयर्स, 15 सालों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताया है कितना रहा है। और इसमें यह बताया है कि 2017-18 में और 18-19 में जो रेट था 6% और 5.8% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आपको कितना याद रखना है कि ये सर्वे कराता कौन है और कब होती है। नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया इमर्जेज एज 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। इंडिया में अभी फॉरेक्स रिजर्व 5th नंबर पे आ गया पूरे वर्ल्ड लेवल पे। फॉरेक्स रिजर्व होता है भाई साहब फॉरेन करेंसी या असेट्स या गोल्ड, जो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक होती है ना, हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड में फॉरेक्स रिजर्व 5th नंबर पे हो गया है। और कितना हो गया है, ये 25 जून 2021 को $608.99 बिलियन का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है आरबीआई के पास। तो इंडिया 5वें नंबर पे आ गया है। सबसे ज़्यादा किसके पास है फॉरेक्स रिजर्व पूरे वर्ल्ड में, चाइना के पास, उसके बाद जापान, फिर स्विट्जरलैंड, फिर रसिया, फिर उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। ये 5th नंबर पे आ गया इंडिया। 2020-21 में जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट था, उसने सरप्लस देखा है कुछ करंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपने पढ़े होंगे इकोनॉमी में अच्छे से। करंट अकाउंट उस पे मेजर करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज जो डे टू डे सेल और परचेज करते हैं। कैपिटल अकाउंट वो होता है जिसमें कुछ असेट्स वगैरह क्रिएट होती है या लोन्स लेते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। तो ये इसमें कुछ सरप्लस देखने को मिला है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो गुड्स और सर्विसेज हुई हैं, उनके साथ साथ जो रेमिटांस है उनमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। रेमिटांस होती है ट्रांसफर पेमेंट, ऐसे बोलते हैं। रेमिटांस मतलब भेजी हुई रकम। जैसे मान लो इंडिया के कुछ लोग हैं, उनके कुछ सगे संबंधी बाहर जॉब करते हैं अमेरिका वगैरह में, तो जो अमेरिका से यहाँ पे इंडिया में पैसे भेज रहा है, ये हो गया पैसा, जो मनी भेज रहा है वो हो गया रेमिटांस। रेमिटांस भेजी हुई रकम। और करंट अकाउंट में इनकम है जो, या कैपिटल फ्लोज या एक्सटर्नल जो डेट है कर्ज, उसमें भी भाई साहब ये क्या है, ये एक्सटर्नल सेक्टर में भी स्टेबिलिटी आई है इंडिया के, तो इसकी वजह से ये बढ़ा है। जो फॉरेक्स रिजर्व होता है ये क्या होता है कि असेट्स, असेट्स का मतलब संपत्ति, कुछ भी हो सकता है इसमें, गोल्ड, कैपिटल, डॉलर, रुपीज। लेकिन फॉरेक्स, जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हम फॉरेन करेंसी में ही रिजर्व करते हैं, मतलब मेजर करते हैं, नापते हैं। असेट्स में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संपत्ति, कुछ भी आपके पास, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व में क्या नापते हैं, जो फॉरेन करेंसी है या फिर कोई बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल्स है, या अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। बॉन्ड और ट्रेजरी बिल आप सभी जानते हो, एक कागज है, ये एक प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट का मतलब है प्रॉमिस करता है, वादा करता है ये कि इस डेट पे मैं आपको ये बॉन्ड दे रहा हूँ, उस पर बॉन्ड लिखा है या ट्रेजरी बिल लिखा है कि इस डेट पे मैं आपको 1 साल में या 6 महीने में या 4 महीने में मैं वापस ले लूँगा। और इस पर राशि लिखी रहती है कि 1000 का ट्रेजरी बिल या बॉन्ड है। पब्लिक कोई भी खरीदती है 1000 रुपये देगी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इसे 1000 रुपये मिल जाएंगे, गवर्नमेंट इसे पब्लिक को दे देगी। और पब्लिक को ब्याज भी दिया जाता है, इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट होता है। और जब ये गवर्नमेंट वापस लौटाती है तो ये मतलब गवर्नमेंट वापस लौटाती है इसके 1000 रुपये, और ये ट्रेजरी बिल या बॉन्ड को वापस कर देगा। तो ये कुछ ट्रेजरी बिल और बॉन्ड होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में भी, और हमने इसके लिए लेक्चर बनाए हुए हैं, इन्फ्लेशन के लेक्चर में भी पढ़ा है, कल एक लेक्चर बनाया था उसमें भी इसे पढ़ा है। तो और भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, वो भी फॉरेन असेट्स में आती हैं। और अधिकतर जो रिजर्व होता है फॉरेन एक्सेस रिजर्व, ये यूएस डॉलर में, यूएस डॉलर क्या है, करेंसी है अमेरिका की डॉलर, उसमें मेज़र करते हैं। जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास ये रिजर्व होता है, एसेट्स होती है, वो इसे यूज करता है कि जैसे मान लो नेशनल करेंसी अगर डिवैल्यू हो रही है, जैसे हमारा रुपया डिवैल्यू हो रहा है, डिवैल्यूएशन का मतलब ये है डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो उस केस में ये जो डॉलर आरबीआई के पास होते हैं इनको यूज करती है
कि डिवैल्यू होने से जो करेंसी हमारी जो मुद्रा है रुपीज़ डिवैल्यू हो रहा है, कम हो रही है, उसको रोकती है। कैसे भाई साहब, जैसे मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गई, यानी कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है हमारी मार्केट में, मनी सप्लाई, पैसा बहुत ज़्यादा है लोगों के हाथों में, तो लोगों के हाथों में मनी ज़्यादा यानी कि रुपीज़ ज़्यादा हमारी कंट्री में, तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करती है, डॉलर बेचती है कंपनीज को या किसी को भी जो खरीदना चाहता है, डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा देती है और रुपीज़ ले लेती है। मार्केट से रुपये आ जाते हैं आरबीआई के पास, डॉलर चले जाते हैं, डॉलर चले जाते हैं मार्केट में। तो रुपीज़ जब कम हो जाएंगे तो मनी सप्लाई घट जाएगी, यानी कि डिमांड घट जाएगी। लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा, डिमांड किसकी करेगा, मांग किसकी करेगा, कैसे खरीदेगा चीज़ें, कैसे घूमने जाएगा विदेश, समझ गए हो। तो ऐसे कुछ कंट्रोल करती है आरबीआई। तो ये जो रिजर्व है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि जैसे मान लो कोई माल वगैरह खरीदते हैं, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया है, डेफिसिट हो गया है, तो उस केस में आरबीआई डेफिसिट को, घाटे को, इससे जो आरबीआई के पास रिजर्व होता है, डॉलर होता है, उससे भरपाई करता है। जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है उसमें क्या क्या आता है, ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में एक तो फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, कोई भी हो सकता है, डॉलर हो सकता है भाई साहब, या कोई और देश की करेंसी जो अच्छी करेंसी है, हार्ड करेंसी जो वॉलेटाइल नहीं है, उस करेंसी को रखता है, या गोल्ड रिजर्व, सोना हो सकता है, या स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये एक इंटरनेशनल रिजर्व है जो आईएमएफ ने क्रिएट किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्रिएट किया था। इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में नहीं देखा तो देख लेना, और वरना जानते ही होंगे आप इसके बारे में। तो एक होता है रिजर्व पोजीशन, जो किसके साथ होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास ही। तो ये सब कुछ होता है इंडिया के फॉरेन रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। ये फॉरेन करेंसी जो असेट्स होती है, इसमें जो मेनली होता है वो कंट्रीज की करेंसी के अलावा और करेंसी होती है, जैसे हमारे रुपया के अलावा और करेंसी होती है। जैसे डॉलर की टर्म में हम मेजर करते हैं कि हमारे पास कितनी फॉरेन करेंसी हैं, विदेशी मुद्रा हैं, फॉरेन का मतलब विदेशी, करेंसी का मतलब मुद्रा है, जैसे रुपया भी एक मुद्रा है। तो लेकिन रुपया में मेजर नहीं करते, बाहर जो फॉरेन करेंसी है उसमें मेजर करते हैं, और मेनली डॉलर में। और ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, ये इंटरनेशनल रिजर्व है जो आईएमएफ ने क्रिएट किया था 1969 में। ये क्या है, ना तो करेंसी है और ना ही कोई क्लेम है आईएमएफ पे, आईएम की कोई मुद्रा नहीं है आईएमएफ की, ये सिर्फ क्या है, जैसे मान लो आपके पास, किसी भी कंट्री के पास, किसी भी कंट्री के आरबीआई के पास, मतलब सेंट्रल बैंक के पास अगर ये है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, तो उस केस में क्या है, ये किसी और कंट्री से कह देगी कि भाई साहब एक एसडीआर की वैल्यू, एक एसडीआर की वैल्यू इतने डॉलर के बराबर है, इतने चाइनीज करेंसी के बराबर है, तो उस हिसाब से इसको बेच देगी। और वो कंट्री, जैसे मान लो इंडिया बेच दे चाइना को, चाइना इसे भाई साहब इतने ही डॉलर दे देगा जितना एसडीआर के बराबर डॉलर है, और चाइना इस एसडीआर को ले लेगा। तो एक दूसरी कंट्री सहायता करती हैं। तो ये आईएमएफ पे कोई क्लेम नहीं होता, आप दावा करो कि मेरे पास इतने एसडीआर हैं आपके, लो और मुझे इतनी करेंसी दो। और आईएमएफ डिसाइड कैसे करता है कि एक एसडीआर की कितनी वैल्यू है, भाई साहब एक कागज है, कागज पे लिखा है एसडीआर, ये एसडीआर हो गया, समझ गए, एसडीआर। और इस एसडीआर जिसके पास होते हैं उसको डिफाइन करती है आईएमएफ, कैलकुलेट करती है उसकी वैल्यू 5 करेंसी पे। 5 करेंसी किस किस पे, यूएस डॉलर पे, यूरो पे, जापानीज येन, जापान की करेंसी है येन, चाइनीज करेंसी है युआन, और ब्रिटिश की करेंसी है स्टर्लिंग पाउंड या सिर्फ पाउंड। इन 5 करेंसी पे के बेस पे डिसाइड करती है कि एक एसडीआर की वैल्यू कितने डॉलर के बराबर रहेगी या कितने येन के बराबर रहेगी, ऐसे डिसाइड करती है। और जो रिजर्व पोजीशन होती है ये क्या होती है, ये होती है जैसे मान लो कोई भी कंट्री आईएमएफ का मेंबर बनता है, सदस्य बनता है, तो उसे कुछ मनी प्रोवाइड करनी पड़ती है, डॉलर देता है हर एक मेंबर, तो वो डॉलर कभी भी अपने पर्पज के लिए बिना किसी कंडीशन के यूज कर सकता है वो कंट्री। यही होता है रिजर्व पोजीशन, या रिजर्व ट्रांस से भी बोलते हैं, रिजर्व ट्रांस से या रिजर्व पोजीशन। अब जो इंडिया का जो फॉरेक्स है ये आरबीआई गवर्न करती है, एडमिनिस्ट्रेशन आरबीआई के पास होता है, और एक एक्ट है जिसके थ्रू आरबीआई को पावर मिली हुई है, वो एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। ये तब बना था अंग्रेजों के टाइम पे, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था इंडिया पे। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर। ये क्या है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो तैयार किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। ये डिपार्टमेंट काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर ही काम करता है। तो ये जो अभी तैयार किया है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर, ये एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल है जिसके अंदर बनाया गया है।
ये काम क्या करेगा बस ये जानना आपको। इसके नाम में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, निवेश को प्रमोट करेगा कि इंडियन डेयरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। लोग जो गाय भैंस पालते हैं, जैसे डेयरी सेक्टर क्या होता है, गाय भैंस का पालना, डेयरी जो सेक्टर होते हैं, डेयरी होती है, डेयरी में पनीर बनता है, दही बनती है, कुछ वो बेचना, ये सारे डेयरी सेक्टर में आते हैं। तो इस डेयरी सेक्टर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा ये डेयरी सेक्टर में गाय भैंसे रख के और प्रमोट करें इस इंडस्ट्रीज़ को। फैक्ट्री खोलें जहाँ पे घी वगैरह बने या दही बने, ऐसी फैक्ट्री खोलें, तो ऐसे सेक्टर खोलें, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसका यही टारगेट है। तो ये मेनली तो बस इसमें यही है कि जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं डेयरी सेक्टर में, उनको जागरूक किया जाएगा, अवेयरनेस की जाएगी कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में, कि इस फंड के जरिए क्या है, जो भी मान लो डेयरी सेक्टर में काम करना चाहता है, कोई डेयरी खोलना चाहता है या कोई मान लो फैक्ट्री खोलना चाहता है घी बनाने वाली, तो उसको क्या है प्रमोट किया जाता है इस फंड से। इसमें मनी होती है, पैसा होता है, तो गवर्नमेंट इसमें से कुछ उसकी सहायता करती है। तो इन्वेस्टमेंट साइकिल को प्रमोट किया जाए, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उन्हें मौका दिया जाए। तो यही इस स्कीम का, इस मतलब प्रोजेक्ट का मेन मकसद है। और कोई भी मान लो गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग योजना जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, कोई भी मान लो क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, उसको एड्रेस करना और जो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना, इसका मेन टारगेट है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड। ये अवार्ड क्या है, लॉजिस्टिक के लिए अवार्ड दिया जाता है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है इस अवार्ड को। ये अभी लॉन्च किया है अवार्ड लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, उसको प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री में जो प्लेयर्स होते हैं, जो मतलब लोग पर्सन वगैरह होते हैं, वो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में जो अपनी भागीदारी करते हैं, उनके लिए अवार्ड। ये लॉजिस्टिक का क्या मतलब होता है, लॉजिस्टिक का मतलब होता है भाई साहब किसी भी चीज़ को प्रोक्योर करना, मतलब प्रोक्योरमेंट यानी कि उपलब्ध करना, या मेंटेनेंस करना, प्रोक्योरमेंट के साथ मेंटेनेंस करना यानी कि रख रखाव करना। कोई भी मान लो वस्तु खरीदना, फिर उसका रख रखाव करना और उसे ट्रांसपोर्ट करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उसे भेजना। तो ये सब आता है ना, ये ट्रांसपोर्टिंग, मेंटेनेंस, प्रोक्योरमेंट, ये सब लॉजिस्टिक में आता है। तो यही सप्लाई चेन को प्रमोट करता है। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का मतलब यही है जी। ये मान लो कहीं पे फैक्ट्री में कोई माल बन रहा है, तो उसको कैसे भेजेंगे, कार गाड़ियों में कहीं दूसरे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसका रख रखाव भी करना होगा, तो ये सब लॉजिस्टिक में आता है। तो इसके लिए ये दो कैटेगरी में अवार्ड ये डिवाइड किया है, विभाजित किया है। एक कैटेगरी होगी सर्विस प्रोवाइडर और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और दूसरी कैटेगरी होगी यूजर इंडस्ट्रीज़ की। तो दो कैटेगरी में ये अवार्ड डिवाइड किया है। इसमें मान लो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगा, जो भी पर्सन मान लो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगा, अपनाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन में, कंसोलिडेशन में, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब रूल्स रेगुलेशन को मानेगा, कंसोलिडेशन में इकट्ठा करना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मान लो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करेगा कोई भी वस्तुओं को ट्रांसफ़र करने में, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाएगा, अडॉप्ट करेगा, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माल भेजना है और वो मान लो सीएनजी वगैरह के व्हीकल यूज करेगा जिनसे पॉल्यूशन कम होता है, ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड क्रिएट किया है। नेक्स्ट है टॉपिक न्यू सेफर्ड रॉकेट सिस्टम। एक रॉकेट सिस्टम है भाई साहब, ये कुछ आदमियों को, पर्सन्स को स्पेस में, आसमान में लेके गया और वापस लेके आया। मतलब 10 मिनट तक लगभग वो आसमान में रहे थे और फिर वापस आ गए। ये अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस, ये भी इस फ्लाइट में गए थे, इस जहाज में, रॉकेट में गए थे। जेफ बेजोस को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते होंगे आप। जो अमेजन कंपनी है, जो ई कॉमर्स कंपनी है ना, अमेजन ऑनलाइन सामान बेचती है, उसके मालिक है भाई साहब, फाउंडर हैं जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इनकी बीवी से इनका तलाक हो गया था और आधी प्रॉपर्टी अपनी बीवी को दी थी, उसके बाद भी ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, सबसे अमीर आदमी। तो 10 मिनट तक इनके साथ, जेफ बेजोस के साथ कुछ और भी इनके साथ ही थे, 10 मिनट तक ये रहे स्पेस में और फिर वापस आए। जो ये न्यू सेफर्ड स्पेस क्राफ्ट है, ये ब्लू ओरिजिन कंपनी ने बनाया था, ये जो स्पेस में गया था। जेफ बेजोस आपने नहीं देखे तो ये देख सकते हो, ये है भाई साहब जेफ बेजोस, अमेजन के फाउंडर। और ये है भाई साहब न्यू सेफर्ड रॉकेट सिस्टम, ये अर्थ पे आया उतरा ऐसे कुछ ये रॉकेट सिस्टम। इनके साथ जेफ बेजोस के साथ इनके भाई भी गए थे, मार्क बेजोस, एक गए थे वैली फंक, और 18 ईयर ओल्ड पैसेंजर था ओलिवर डामेन। तो ये 4 लोग गए थे।
तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या भाई साहब, ये गए थे ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है, देखो इन्होंने एक तो 3 to 4 मिनट तक, 3 से 4 मिनट तक जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस की। मतलब ग्रेविटी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थ का कोई भी चीज़ ऊपर जाती है खींचती है, लेकिन ये ऐसी जगह पे गए, कहाँ पे गए, कर्मन लाइन से ऊपर गए जहाँ पे लगभग जीरो ग्रेविटी हो जाती है। तो वहाँ पे ये जीरो ग्रेविटी फील करके आए हैं। कर्मन लाइन क्या है, ये कर्मन लाइन है, जैसे ये हमारी अर्थ है भाई साहब, पृथ्वी है, इसके चारों ओर आसपास एटमॉस्फेयर वातावरण है, स्पेस में, आसमान में। तो चारों तरफ जो ये लेयर है, पहली लेयर अर्थ से अब जाएंगे हम, तो ये पहली लेयर लगभग 15 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आती है आपकी मीजोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर, तो ये 90 किलोमीटर तक। और ये है आपकी, फिर आती है थर्मोस्फेयर या एक्जोस्फेयर या आइनोस्फेयर बोल सकते हो आप, ये लगभग 640 तक। जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, लगभग यहीं तक कंसीडर करते हैं साइंटिस्ट। इसके ऊपर आ जाता है स्पेस, आसमान बोलते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच की लाइन है लगभग 640 के अराउंड, इस मतलब इस लाइन को, या इस जो स्पेस है, इस जगह को, इस बाउंड्री लाइन को ही बोलते हैं कर्मन लाइन। तो यहाँ पे लगभग गए थे इसमें। तो न्यू शेफर्ड जो रॉकेट सिस्टम है ये, इसका मतलब ये है टूरिस्ट ने सक्सेसफुली स्पेस में यात्रा की है। और ये ब्लू ओरिजिन ने सिस्टम बनाया था, ये कंपनी का नाम है। और ये फर्स्ट अमेरिकन थे जो क्या है, मतलब ये न्यू शेफर्ड जो है, इसका नाम जो रखा है, जो सिस्टम है रॉकेट सिस्टम, एलन शेफर्ड एक आदमी थे, एस्ट्रोनॉट थे, वैज्ञानिक थे, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया। क्योंकि ये एलन जो शेफर्ड है, ये फर्स्ट अमेरिकन थे, पहले अमेरिका के आदमी थे जो स्पेस में गए थे, स्पेस में गए थे। जो ये फ्लाइट है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे मान लो अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर जो फ्लाइट लेके जाना है, तो इसमें कैपेबिलिटी थी, ये फ्लाइट 100 किलोमीटर से ऊंची भी जा सकती है और कुछ पेलोड रख के भी लेके जा सकती है। इसमें जगह थी, कुछ कुछ आप ऊपर लेके जाना चाहो। तो इससे ये सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, इन्होंने कम कीमत में, कम कॉस्ट में, लो कॉस्ट में ये रॉकेट सिस्टम बनाया और ये स्पेस में गए, यानी कि खर्चा कमाया, एक्सपेंस कमाया। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते हैं, वो रिसर्च वगैरह करते हैं, एस्ट्रोनॉट, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी कम खर्चे में यूज हो सकती है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी क्या है, फुली रीयूजेबल है। एक बार जैसे रॉकेट सिस्टम गया, दोबारा आया, फिर दोबारा भी भेज सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं इसको। और वर्टिकली टेक ऑफ होता है इसका, वर्टिकली लैंडिंग होती है। जैसे आपने इस फिगर में देखा होगा ना, वर्टिकली का मतलब क्या है, देखो ये वर्टिकली उतर रहा है। जैसे कोई भी फ्लाइट जाती है, जहाज जाता है, कैसे जाता है, ऐसे जाता है और फिर ऊपर उठता है, ऐसे कुछ, समझ रहे हो। और ये तो पूरा वर्टिकली ही लैंडिंग करता है, ये देखो उतर गया, और वर्टिकली ये ऊपर जाता है, टेक ऑफ करता है। यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना टॉपिक, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड बाय 97th अमेंडमेंट क्वेस्ड। क्वेस्ड का मतलब होता है रिपील कर देना, यानी कि हटा देना, रिमूव कर देना। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था एक बार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई के अपने वर्डिक्ट में ये कहा, देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो वैलिडिटी है वो तो अपहेल्ड कर दी, मतलब इसको तो सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट इंसर्ट किया था, जोड़ा था हमारे संविधान में, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये जोड़ी थी। तो इसको स्टक डाउन कर दिया। स्टक डाउन का मतलब होता है रद्द कर दिया, रिपील कर दिया, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जोड़ी थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इसके बाद 1970 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना भी एक फंडामेंटल राइट हो गया था, मौलिक अधिकार। लेकिन ये अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फंडामेंटल राइट से हटा दी, जो भी जहाँ जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी थी। अब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, इसके थ्रू क्या है, हमारी कंट्री में कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक तरह से मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट लाने के लिए ये कदम उठाया था पार्लियामेंट ने। और दिसंबर 2011 में ये अमेंडमेंट पास किया था, और फरवरी 15 2012 से ये लागू हो गया था, इफेक्ट में आ गया था, इसका इम्प्लीमेंटेशन लागू हो गया था। ये जो अमेंडमेंट किया था, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी में जोड़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का वर्ड। तो इसका मतलब ये था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कोई भी बना सकता, सबका फंडामेंटल राइट है। और देखो पार्ट 3 में भी जोड़ा था, पार्ट 4 में भी जोड़ा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 1 to 3 22 तक है ना, पार्ट 3 में जोड़ा था, फंडामेंटल राइट है जिसमें।
और डीपीएसपी में भी जोड़ा था ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43B में, और पार्ट 9B में भी जोड़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक प्रोविजन। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या हैं? देखो, कोई भी आदमी, मान लो 4-5 आदमी या ज़्यादा आदमी मिलके एक कंपनी बना ले, कंपनी टाइप, वही होती है कोऑपरेटिव। इसमें क्या है, अपने कुछ जो होते हैं इंटरेस्ट, उनको ही ये सर्व करते हैं। जैसे कोऑपरेटिव का सबसे अच्छा एग्जांपल है अमूल। अमूल भाई साहब वही कोऑपरेटिव है जिसका आप दूध पीते हो या दही खाते हो, कुछ भी। अमूल की आइसक्रीम भी आती है, दूध से बने प्रोडक्ट जो भी आते हैं। तो ये अमूल सबसे पहले हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव, सबसे सफल कोऑपरेटिव है, जो मेन ब्रांच इसकी गुजरात में है। तो ये कोऑपरेटिव की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कैसे लिखोगे, परिभाषित कैसे करोगे? जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, जो 1919 में बनी थी, और 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना था तो सबसे पहली एजेंसी बनने वाली यूनाइटेड नेशन की ILO ही थी, जो 1946 में बनी थी इसकी एजेंसी। तो ये ILO के हिसाब से कोऑपरेटिव की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी ऑटोनोमस एसोसिएशन है, एक ग्रुप है। ग्रुप किसका है? पर्सन्स का, कुछ लोगों का। यूनाइटेड वॉलेंटरी, अपनी मर्जी से ये इकट्ठा होते हैं। किस लिए? ताकि अपने कॉमन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड्स और एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकें, पूरा कर सकें। अपनी जो भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इनकी ज़रूरतें हैं या एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा कर सकें। और ये कोऑपरेटिव जॉइंटली ओन्ड होती हैं, सभी इनके मालिक होते हैं। जो जो लोग इनके हिस्सेदार हैं सभी मालिक हैं, ऐसा नहीं कोई एक आदमी मालिक है। जैसे कंपनी में होता है ना, 1-2 मालिक जिन्होंने पैसा लगाया वो मालिक होता है। ये सारे इकट्ठे आते हैं और एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है ये कोऑपरेटिव्स। हमारे देश में बहुत तरीके की कोऑपरेटिव हैं, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, 6 ऑर्गन में से ये भी एक ऑर्गन है, अंग है। 2012 में इसने 2012 को डिक्लेयर कर दिया था कि ये साल को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव की तरह सेलिब्रेट करेंगे। इंडिया के पास जो एक आपको पता है इंडिया एक क्या है, एग्रीकल्चर कंट्री है, कृषि देश है भाई साहब इंडिया। और इंडिया ने वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो फाउंडेशन की थी, इंडिया ने ही की थी पूरे वर्ल्ड में। रिसेंटली आप सबको पता है हमारे देश में एक नई मंत्रालय बना दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का नई मंत्रालय, मिनिस्ट्री क्रिएट करी है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट को नया तरीके से प्रमोट किया जाए, इनक्रेज किया जाए। जो ये है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया है, वो क्यों किया है, क्यों हटाया है इसको? देखो, इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने 2013 में स्ट्राइक डाउन कर दिया था 1917 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, अपने एक जजमेंट में बोला था। तो उसी जजमेंट को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने। अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। जो गुजरात हाई कोर्ट ने बोला था 2013 में, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट भाई साहब लॉ कोई भी इनेक्ट नहीं कर सकती। इनेक्ट का मतलब होता है कोई कानून बनाना। कोई भी कानून नहीं बना सकती कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट सब्जेक्ट है। आप सबको पता होगा हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं। जो 7 शेड्यूल हैं उसमें 3 लिस्ट हैं, एक तो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे पुलिस, पुलिस किस में है? स्टेट लिस्ट में है। तो पुलिस के लिए कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही, अलग अलग जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो ही बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। जो सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन जो स्टेट लिस्ट है नॉर्मल केस में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन कोई मान लो इमरजेंसी लगी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून। और जो कंकरेंट है इसमें दोनों बना सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ बना हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ प्रिवेल होगा, माना जाएगा। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो भाई साहब स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, आपका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इसको स्टक डाउन कर दिया। नेक्स्ट क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडमेंट जो किया है, ये जो भी कोऑपरेटिव्स का जो भी ये दायरा है लॉ बनाने का, वो एक्सक्लूसिव डोमेन है स्टेट का, कि इसमें स्टेट के दायरे में आता है, उसी का जुरिस्डिक्शन है। सेंटर ने कहा, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये था कि हमने भले ही प्रोविजन जोड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है, संविधान में जोड़ के अमेंडमेंट करके, लेकिन हमने स्टेट गवर्नमेंट की पावर को
हमने हटाया नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो कोऑपरेटिव पे कोई कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। अब इसके जो सेंटर ने कहा है इसका क्या राशनियल है, क्या इसका इंपोर्टेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि देखो हमने जो अमेंडमेंट किया था, संशोधन किया था, हमने यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट के लिए पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी आए, मतलब सारे स्टेट एक तरीके से कोऑपरेटिव बनाएं और उनके लिए एक जैसा रूल हो, नियम हो। तो ये स्टेट की पावर को हम नहीं छीनते हैं। स्टेट बनाना चाहे तो कोई लॉ कानून बना सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग, लेकिन हमने सिर्फ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये जोड़ा संविधान में। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, सुप्रीम कोर्ट ये करिए भाई साहब, आप अगर यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हो तो आर्टिकल 252 को यूज करो। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो बना सकती है दो या दो से अधिक, कोई स्टेट अगर अपनी कंसेंट दें, सहमति दें कि हमारे लिए कानून बनाओ, तो पार्लियामेंट उनके लिए कानून बना सकती है। तो अगर पार्लियामेंट आपको लॉ बनाना है तो आप आर्टिकल 252 के अंदर बना सकते हो, लेकिन उससे पहले आप दो या दो स्टेट से ज़्यादा की कंसेंट लो और उन स्टेट पे ही लॉ लागू होगा, उनके लिए बनाओ। तो ये कहा था। अब व्हाट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि देखो ये जो क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का दायरे में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जब आपने अमेंडमेंट किया था इसके हिसाब से ये अमेंडमेंट करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 1/2 स्टेट्स की आपको रेटिफिकेशन करवाना चाहिए था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है और जिसमें कम से कम आधे से ज़्यादा जो स्टेट हैं उनकी आपको सहमति लेनी पड़ती है, वहाँ से स्टेट की जो विधानसभा है उससे रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। तो ये आपने नहीं कराया। ये आर्टिकल 368 क्लाउज 2 बोलता है कि जब भी कोई ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को कोई रिड्यूस करेगा तो उस केस में आप आधे से कम आधे स्टेट की कंसेंट लोगे, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम आधे स्टेट की कंसेंट लोगे, सहमति लोगे। तो ये भी आपने जे अमेंडमेंट कराते समय नहीं लिया था, समझ गए। तो ये कुछ था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ई आस्थी। ई आस्थी क्या है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है भाई साहब ये ई आस्थी, जिसमें क्या है डिजिटाइजेशन किया जाएगा। डिजिटाइजेशन ये बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी इसको एक्सटेंड किया है और 3 जोन में, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये बेंगलुरु के ही जोन हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे एक्सटेंड किया है। ये क्या है, डिजिटाइज करेगा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को। जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति किसी के नाम है, कुछ भी खेत ज़मीन कुछ भी, उसका डिजिटाइजेशन करेगा। कब बेचिए, कब खरीदिए, कहाँ से खरीदिए, क्या टाइम था, क्या था, ये सब डिजिटली यानी कि इंटरनेट पे इस प्रोजेक्ट पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस पे। तो ई आस्थी एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो किसने डेवलप किया है, इन्फॉर्मेशन नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने डेवलप किया था ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। लेकिन बाद में ये कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया और इसको थोड़ा कस्टमाइज़ किया, इसमें कुछ चेंजेस किया और अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है ये 1976 में बना था और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। ये यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को एक तरह से प्रोवाइड करता है नेटवर्क, किसके लिए, ई गवर्नेंस के लिए। अब जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ई आस्थी की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए, जैसे प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, कहाँ से प्रॉपर्टी खरीदिए बेचिए सब ऑनलाइन उसकी सारी जानकारी हो। इनहेरिटेंस की, जैसे मान लो माता पिता से प्रॉपर्टी बच्चों के नाम होती है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो, या प्रॉपर्टी का बंटवारा हो है, पार्टीशन या कोई गिफ्ट या लैंड एक्विजिशन क्या है, ये सब जानकारी भाई साहब इस ई आस्थी पे मिलेंगी। एक तरह से एंड टू एंड ऐप है ये ई आस्थी सिस्टम, जिसमें प्रॉपर्टी का टैक्स रिकॉर्ड सिस्टम, एक तरह से टैक्स रिकॉर्ड जो सिस्टम है वो भी लिंक होगा, और GIS इनेबल्ड प्रॉपर्टी टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा ये, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS की फुल फॉर्म है। सारी जानकारी मिल सकेगी ऑनलाइन। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह को एक तरह से सैनिटाइज कर सकेगा ये। जो भी मान लो टैक्स दे रहा है ज़मीन खरीदने बेचने पे, वो सारी जानकारी मिलेगी यहाँ पे कि ज़मीन बेचिए खरीदिए कितना टैक्स बनता है, उसने दिया है या नहीं दिया है। तो एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी कि लैंड की जो ट्रांजैक्शन होती है सारी जानकारी होगी, किसके पास कितनी लैंड है, कितनी बेची है, कितनी खरीदी है। नेक्स्ट फ़ायदा ये होगा
कि जो इलीगल ट्रांजैक्शन होती हैं, जो मिडल मैन होते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन कर देते हैं, किसी की जो ज़मीन है अपनी ज़मीन बता के बेच देते हैं, वो भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल होगी। जिसको खरीदनी है वो पहले इस सिस्टम पर देखेगा, हाँ इसी बंदे के नाम ये ज़मीन है या नहीं है, तो ये फ्रॉड भी बचेंगे। नेक्स्ट एक फ़ायदा होगा, जो ज़मीन को लेके झगड़े होते रहते हैं ना, कि जब मान लो पास पास दो आदमियों की ज़मीन है तो झगड़े होते रहते हैं, मेरी बाउंड्री यहाँ पे, ये बोलता है यहाँ पे। तो जब ज़मीन अच्छे से डिजिटली सबके नाम पे दर्ज होगी तो कोई ये झगड़ा कम हो जाएगा, नहीं हो सकेगा, तो डिजिटली सारा रिकॉर्ड होगा। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कार्लापेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फॉरेस्ट एरिया भाई साहब, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, उड़ीसा में ही अभी न्यूज़ में थी रिसेंटली। जो हमारा ईस्टर्न हाईलैंड है वहाँ पे है, और ये कार्लापेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन पाया जाता है। यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन ये है जहाँ पे लगभग 150 के अराउंड सेंटीमीटर के अराउंड बारिश होती है। और यहाँ पे जो फ्लोरा मिलते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे मिलते हैं, साल के पेड़ मिलते हैं, बीजा के पेड़ मिलते हैं, ट्री आसान ट्री मिलता है, हरीदा आंवला के पेड़ मिलते हैं, ट्रीज आंवला तो सबने खाया होगा भाई साहब, बहाड़ा या बम्बू बांस के पेड़, और भी जो मेडिसिनल प्लांट है बहुत सारे प्लांट मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कार्लापेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उड़ीसा में। अगर आपको डिटेल में देखना तो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक स्पेशल लेक्चर बना होगा कार्लापेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उड़ीसा के जितने भी ये फॉरेस्ट जो एरिया हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, उनके बारे में लेक्चर बना हुआ है, वो देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो अरावली रेंज है ना उसके पास है ये, अरावली रेंज जो पहाड़ियाँ अरावली की राजस्थान में, उसके पास है। जो काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजन है महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे, उसी का पार्ट है ये कुंभलगढ़। यहाँ पे भाई साहब ये कहा था कि जो एशियाटिक लायन है, एशियाटिक लायन जो कहाँ पे मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं जो गुजरात में है। इनको इस कुंभलगढ़ जो सेंचुरी है, ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसा पहले री इंट्रोड्यूशन करने के लिए कंसीडर किया था, लेकिन अभी तक किया नहीं है। तो आज के टॉपिक यही थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है कौन सी करेक्ट है आसियान के रिगार्डिंग। आसियान आप सबको पता होगा एक ग्रुप है 10 कंट्रीज का आसियान। ये जो 10 कंट्रीज है ना, यहाँ पे इंडिया के साइड में ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्री इसके ग्रुप हैं, मतलब इसके मेंबर हैं आसियान के। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये कह रहा है जो आसियान है यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जर्वर मेंबर है क्या। नेक्स्ट कह रहा है कि आसियान के जो सारे मेंबर हैं वो आरसेप के मेंबर नहीं हैं। जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसके मेंबर सारे मेंबर आसियान के मेंबर नहीं हैं। मतलब आसियान के जितने भी मेंबर हैं ना, आरसेप के मेंबर नहीं है सारे के सारे, कुछ ही मेंबर है। पहले दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रही है। थर्ड कह रही है कि इंडिया क्या है, आसियान प्लस जो ग्रुप है, आसियान प्लस 3 फोरम एक ग्रुप है भाई साहब, ये भी आसियान प्लस 3 कंट्रीज, तो इसका इंडिया पार्ट है। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 1 2 1 3 ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई साहब तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आसियान प्लस 3 फोरम ये आसियान के 10 कंट्री हैं और प्लस में जापान, साउथ कोरिया और चाइना, ये इसके मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पार्ट नहीं है। तीसरा गलत, जहाँ 3 है काट दो। दूसरा भी गलत है, क्योंकि आसियान के सारे मेंबर ही इसके आरसेप के मेंबर हैं, क्योंकि आसियान के 10 मेंबर प्लस 6 मेंबर और थे इसके, लेकिन इंडिया ने अपने आप को इससे पुल आउट कर लिया। अब 5 मेंबर है, 10 प्लस 5। कौन कौन से हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक चाइना, एक न्यूजीलैंड और एक है आपका साउथ कोरिया जापान है शायद इसका, जापान। तो ये मेंबर हैं इसके 1 2 3 4 5 और साउथ कोरिया 5 हो गए ना, 5 हो गए, जापान है। तो ये इसके मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं लगभग। आप एक बार चेक कर लेना, पहले इंडिया भी मेंबर था आसान ये आरसेप का, तो अब इंडिया ने इससे पुल आउट कर लिया, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका रीबिल्डिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये जो स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग दी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रीबिल्डिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के रिगार्डिंग। रीबिल्डिंग का मतलब होता है, रीबिल्डिंग या रीवाइल्डिंग के जो जंगल हैं उनमें क्या है, छोटे छोटे जंगली जानवरों के कब बच्चे री इंट्रोड्यूस करना, और वहाँ पे जो वाइल्ड है
वाइल्ड मतलब वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे सर्वाइविंग बनाना उनके लिए। नेक्स्ट कह रहा है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसमें कोई भी ऐसी गाइडलाइंस या कोई रूल्स नियम प्रोसीजर नहीं है रीबिल्डिंग के रिगार्डिंग। जो वाइल्ड एनिमल्स को री इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनके बच्चे जंगलों में छोड़े जाते हैं दोबारा से, वहाँ उनकी पॉपुलेशन बढ़े, इनके लिए कोई भी ऐसा प्रोसीजर या गाइडलाइंस नहीं है इस एक्ट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एक सोसाइटी है ये क्या करती है, जो एंडेंजर्ड जिप्स या स्पीसीज हैं वाइल्ड में, वाइल्ड लाइफ में, जंगलों में इंट्रोड्यूस करती है, ये सहायता करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 2 1 3 1 ओनली या 1 2 3। देखो भाई साहब दूसरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रीबिल्डिंग के प्रोसीजर गाइडलाइंस हैं, ये कह रहा नहीं है, डज नॉट कंटेन, डज नॉट प्रोवाइड। तो हमारा 1 एंड 3 बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के दो बिल्कुल सही है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, यूवी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था तब। इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में। ये क्या है, सन से नेचुरली इमिट होती हैं, सन से जो आ रही होती हैं वो भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि जो अल्ट्रा वायलेट की रेंज है वेवलेंथ की, ये क्या है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है इसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ सभी जानते हो आप, बहुत बार समझाया है, नहीं देखा है तो आपने, आप डॉपलर रेडार का लेक्चर देखिए अच्छे से साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में। जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है सारी के सारी ये एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिट हो जाती हैं, सारी की सारी ऑल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। आपको करेक्ट बताना 1 ओनली 1 2 1 3 1 2 3। देखो भाई साहब दूसरा तो बिल्कुल गलत है और तीसरा भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो कम होती है विजिबल लाइट की वेवलेंथ से, तो इसलिए गलत है। तीसरा इसलिए गलत है, यूवी जो रेज हैं ABC, यूवी रेज हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये 3 तरह की होती हैं ABC, लेकिन सारी की सारी ट्रांसमिट नहीं होती है एटमॉस्फेयर से। कुछ क्या है रोक लेता है, ओजोन जो लेयर होती है वो रोक लेती है। जो एटमॉस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर है ना, जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर जो ओजोन गैस है वो रोक लेती है, ओजोन गैस। तो सारी की सारी ट्रांसमिट नहीं होती एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका। नेक्स्ट आपको बताना है जो चिंदू यक्षागन है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। ये क्या एक थिएटर की फॉर्म है, इसमें कुछ डांस ड्रामा वगैरह होता है स्टेज पे। चिंदू मादिगा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसे परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये तमिलनाडु की चिंदू यक्षागन एक इंटरटेनमेंट है, विलेजों में तमिलनाडु के गांवों में परफॉर्म किया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी है, 1 2 दोनों सही दोनों गलत। देखो दूसरी गलत है, क्योंकि ये चिंदू यक्षागन ये तमिलनाडु का नहीं है भाई साहब, ये है तेलंगाना का है चिंदू यक्षागन। और सिर्फ यक्षागन पूछा जाए तो वो कर्नाटक का है, और चिंदू यक्षागन तेलंगाना का है, तो इसमें सिर्फ 1 करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपको बताना है जरदौरी आर्ट के बारे में। जरदौरी आर्ट ये क्या है, अकबर ने, मुगल एम्परर जो अकबर थे, उन्होंने टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुई थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, प्रमोट हुई थी हमारे देश में। और हमारे इंडिया की इंडिजिनस आर्ट है क्या ये, मतलब यहीं पे इसका जन्म हुआ था कि जरदोजी आर्ट का एक कला है, जरदोजी आर्ट एम्ब्रॉयडरी की। एम्ब्रॉयडरी होती है भाई साहब कढ़ाई, जैसे सूट वगैरह पे कढ़ाई होती है ना, सूट साड़ियों पे कढ़ाई होती है, उसी को बोलते हैं भाई साहब जरदोरी आर्ट, कढ़ाई की जाती है इसमें। तो ये थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि इसमें क्या है, जैसे मान लो किसी फैब्रिक पे, सूट पे या साड़ी पे, उसमें कुछ गोल्ड और बीड्स का मतलब होता है कुछ बीज जैसे होते हैं ना, लगे होते हैं साड़ियों पे, और गोल्ड कॉइल्स यूज की जाती हैं, मतलब बुनने के लिए, कढ़ाई करने के लिए गोल्ड यूज किया जाता है इसमें। तो आपको स्टेटमेंट में बताना करेक्ट कौन सा है, 1 2 1 3 1 ओनली 1 2 3। देखो सेकंड बिल्कुल गलत है, बाकी के दो सही है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भाई साहब हमारे इंडिया की इंडिजिनस आर्ट नहीं है, ये पर्सिया से आई थी इंडिया में। जो ये मुगल है ना, मुगल ही लेके आए थे इस जरदोरी आर्ट को, और 2013 में ना इसको लखनऊ को जीआई टैग मिल गया था इसके लिए। जीआई टैग आप सब लोग जानते हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जब किसी को मिलता है किसी प्रोडक्ट के लिए तो 10 साल के लिए उसको मिल जाता है, और कोई आदमी उस नाम से किसी और साड़ी या सूट को बेच के इसके नाम से नहीं बेच सकता, कि कहेगा ये इस पर जरदोजी आर्ट बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी और ये बहुत ही महंगी है। तो ये इस तरह की होती है भाई साहब जरदोरी आर्ट। ये जो कढ़ाई देख रहे हो ना आप, ये फैब्रिक पे, सूट पे कढ़ाई हो रखी है, ये है भाई साहब जरदोरी एम्ब्रॉयडरी या आर्ट, कला बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आपको बताना है जो 8 फोल्ड पाथ का फॉर्म है बुद्धिज्म धर्म में है, ये कंसेप्ट
की थीम है किसको रिप्रेजेंट करता है? परिनिर्वाण को, दिव्यदान को, दीपवंशा को, या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है भाई साहब, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को ये रिप्रेजेंट करता है 8 फोल्ड पाथ। तो यही थे शायद आज के लेक्चर में, टॉपिक यही है।